हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, यूपी बीएड 2020 को लेकर मैं एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बनाया हूं और जो टॉप 70 प्लस एग्जाम में पूछे गए ये क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड है। और ये जो है टॉप 20 जो है क्वेश्चन रहेंगे और साथ ही साथ यह जो आपको बेनिफिट करेगा यूपी पीसीएस की, बीईओ की एग्ज़ाम में, यूपी ट्रिपल एससी में, यूपी बीएड में, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 में। तो अब ये पूरी चीज़ क्या है, आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, तो इसको हम कवर करेंगे। 20 क्वेश्चन हैं और कम से कम समय में इसको हल करने का प्रयास करेंगे एक एक ऑप्शन के साथ। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 में किस मुगल सेना नायक के साथ की थी? तो ऑप्शन है जसवंत सिंह, ऑप्शन बी है जय सिंह, ऑप्शन है शाइस्ता खां, ऑप्शन है दिलेर खां। तो हम इसका सीधा सीधा ऑप्शन मारेंगे जय सिंह। जय सिंह के साथ जो है शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी, ठीक है, 1665 में। और इसके एवज में क्या था कि शिवाजी ने मुगलों के 23 किले देते हैं, साथ ही जय सिंह उनको दिल्ली आने का निमंत्रण देते हैं कि आप दिल्ली आइए, औरंगजेब के साथ आप वार्ता करिए, ठीक है। तो इसका सीधा ऑप्शन मारेंगे हम जय सिंह। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं कि वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का क्या नाम था? तो ऑप्शन है युगांतर समिति, ऑप्शन है जो है अनुशीलन समिति, थर्ड ऑप्शन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और अभिनव भारत, ठीक है। तो सीधा सीधा इसका हम ऑप्शन मारेंगे अभिनव भारत। बीडी सावरकर द्वारा स्थापित जो है गुप्त संगठन का नाम था अभिनव भारत और इस संगठन की जो स्थापना थी 1904 में नासिक में हुई थी। 1899 में मित्र मेला संगठन नाम का एक संगठन था, ठीक है, ये उसी का मॉडिफाई रूप था। एचआरए की बात करें अगर, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की, तो सचिंद्र सान्याल ने 1924 में इसकी स्थापना की थी। अनुशीलन समिति की अगर बात करें तो पी मित्रा और पुरतीन दास ने जो है इसकी स्थापना ढाका में की थी। और युगांतर समिति की अगर हम बात करें तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने बंगाल में इसकी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, तो राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन। तो इसका हम ऑप्शन मारेंगे राजा राम मोहन राय। पर यहाँ एक चीज़ आपको फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की किसने की? तो जब भी आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की बात आए तो आप केशव चंद्र सेन लगाइएगा ऑप्शन में। केशव चंद्र सेन ने 1865 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। और ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी वो 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। 1843 में जब राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हो जाती है तो देवेंद्र नाथ टैगोर इसके फाउंडर बनते हैं और उन्होंने, देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने ही केशव चंद्र सेन को आचार्य पद पे इस ब्रह्म समाज में नियुक्त किया था। लेकिन आगे चल के दोनों के बीच काफ़ी मतभेद हो जाते हैं और जो है केशव चंद्र सेन जो रहते हैं वो ब्रह्म समाज को छोड़कर एक नया अपनी संस्था बनाते हैं आदि ब्रह्म समाज के नाम से। तो केशव चंद्र इसके ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 की गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, एमएन जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसको कहा था गुलामी का अधिकार पत्र, क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा जो है जो क्षेत्र थे वह तो रहते ही हैं, साथ ही जो प्रिवी काउंसिल रहती उसको भी अंग्रेज अपने में मिला लेते हैं, अपने साथ अपनी जो क्षेत्र रहते हैं उसमें मिला लेते हैं। इसलिए करते हैं ताकि जो राष्ट्रवाद की भावना है उसको तोड़ा जा सके। तो इसका ऑप्शन मारेंगे हम जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? तो ऑप्शन है जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक, दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हम मारेंगे जस्टिस रानाडे। पहले पूना के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बनते हैं, बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट के ये जज बनते हैं, ठीक है। तो अगर इनके बारे में और जाएं तो विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किए थे 1868 में। केशव चंद्र सेन ने इन्हीं के टाइम में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हम मारेंगे जस्टिस रानाडे, ठीक। तो ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 महासचिव कौन था? तो ऑप्शन है ए ह्यूम, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है WC बनर्जी और ऑप्शन डी है फिरोज शाह मेहता। तो इसका हम ऑप्शन मारेंगे ए ह्यूम। तो
ए ह्यूम जो रहते हैं एक रिटायर्ड ICS ऑफिसर रहते हैं, उन्हीं के वही जो रहते हैं कांग्रेस के फाउंडिंग किए रहते हैं। तो इसका जब भी ये क्वेश्चन आए तो सीधा सीधे मार देना। WC बनर्जी उसके पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि किस आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ अली जुड़ी थी। तो ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका हम सीधा सीधा ऑप्शन मारेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ अली जुड़ी थी। अरोड़ा आसफ अली जो थी बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराती हैं। 7 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है और जिसकी अध्यक्षता है वो अबुल कलाम आज़ाद जी करते हैं। तो इसको भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में जो है मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ऑप्शन है JV कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारामैया। तो सीधा सीधा हम इसका ऑप्शन मारेंगे JP कृपलानी। और JP कृपलानी जो थे आज़ादी के समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। तो ऑप्शन है द बंगाल गजट, ऑप्शन बी है द कलकत्ता गजट, मद्रास कोरियर, बॉम्बे हेराल्ड। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा हम ऑप्शन मारेंगे द बंगाल गजट। ठीक है, जिसका जो प्रकाशन था वो JK हिक्की के द्वारा 1780 में किया गया था। और आधुनिक भारतीय प्रेस का अगर आरंभ माने तो 1766 में विलियम बोल्ट्स के द्वारा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया यह कहकर कि आप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लिख रहे हैं। और 1780 में भी इंडिया गजट दूसरा भारतीय समाचार पत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था। तो ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसका सीधा सीधा हम ऑप्शन मारेंगे लॉर्ड कर्जन के समय। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में पारित हुआ। कर्जन के समय ही भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। लॉर्ड मिंटो की अगर हम बात करें तो लॉर्ड मिंटो 1909 में है। मार्ले मिंटो सुधार हो रहा है। लॉर्ड हार्डिंग की अगर हम बात करें तो नरबली की प्रथा पर रोक लगती है। आंग्ल सिख जो युद्ध है ये फर्स्ट की बात हो रही है लॉर्ड हार्डिंग के। ठीक है, ये चीज़ है नरबली और आंग्ल सिख युद्ध। लॉर्ड इनके बात करें लिनलिथगो के तो 1936 से 1943 में रहने। अब पहली बार प्रांतीय चुनाव हो रहा है जिसमें कांग्रेस 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बना रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुई थी। तो ऑप्शन है एक्सचिंग आयोग से, दूसरा है हॉब हाउस द्वारा, माउंटेगे चैम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सीधा सीधा हम थर्ड मारेंगे। ठीक है, तो इनके उस टाइम एक ली आयोग गठित किया गया था लोक सेवा आयोग के लिए। ठीक है, तो 1923-24 में इसकी सिफारिशों पर सिविल सेवाओं की जो भर्ती परीक्षा है उसके लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन की बात की गई थी। और भारत में एक लोक सेवा आयोग की जो गठन का प्रावधान था माउंटेगे चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि लाल किले में चल रहे मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। तो ऑप्शन है CR दास, ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, MA जिन्ना, TV सप्रू। ठीक है, तो इसका हम सीधा सीधा ऑप्शन मारेंगे टेर बहादुर सप्रू जी को। ठीक है, कैलाश नाथ काटजू जी, जवाहरलाल नेहरू और भूला भाई देसाई भी इस कमेटी में शामिल थे जो ये केस लड़ा जा रहा था। और पूरे अगर वकीलों की हम बात करें तो भूला भाई देसाई ने जो है इस सारे लोगों की अध्यक्षता की थी। मुकदमा जो चल रहा था सहगल जी पे चल रहा था, ढिल्लो जी पे चल रहा था और शहनवाज खां के ऊपर चल रहा था। और बाद में बेबल के द्वारा इनकी जो फांसी की सजा थी उसको उम्र कैद में बदल दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में भारत में अस्थायी सरकार कहाँ पर बनाई गई थी। तो ऑप्शन है जर्मनी, ऑप्शन है सिंगापुर, ऑप्शन है अफगानिस्तान, ऑप्शन है टर्की। तो सीधा सीधा हम इसका ऑप्शन मारेंगे अफगानिस्तान में। 1 दिसंबर 1915 को राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया गया था। लेकिन 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा
और उसके काफ़ी दबाव के कारण यह सरकार जो है बाहर हो गई। ठीक है, और राजा महेंद्र प्रताप जी की अगर बात करें तो इनको आर्यन पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि आर्यन पेशवा कौन थे, तो राजा महेंद्र प्रताप जी को आप टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प पत्र में शामिल नहीं था या संकल्प में शामिल नहीं था। तो ऑप्शन है भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, अस्पृश्यता कानून। ठीक है, बाकी 3 चीज़ें तो ये शामिल थीं। ठीक है, लेकिन अस्पृश्यता कानून जो था उसको लेकर कोई बात नहीं हुई। ठीक है, तो ये चीज़ें थीं। कांग्रेस का 44वां अधिवेशन जो है यहाँ हो रहा है और यहीं पर कांग्रेस के जो वकार अली थे श्रमिक अनुसंधान विभाग की स्थापना कर रहे हैं और इसी अधिवेशन में कहा गया कि जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा है उसको नकार दिया जाए, इससे कोई लाभ नहीं हमारा होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया था। ठीक है, अब ये क्या चीज़ थी, तो जो कम्युनल अवार्ड हुआ था यानी गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में थोड़े से डिस्प्यूट हो गए थे, उसके बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन है लखनऊ समझौता, कराची समझौता, लाहौर समझौता, पूना समझौता। तो पूना समझौता यानी पूना पैक्ट जो था वह गांधी जी और BR अम्बेडकर के मध्य हुआ था। मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से ये सारी चीज़ें हुई थीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा है। तो ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, लाला हरदयाल। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आप ऑप्शन मारिए भगत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेजों को। तो ऑप्शन है फर्रुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय जो थे ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दीवानी प्रदान की थी। 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की और जिसके तहत जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गई। साथ ही इलाहाबाद और जो कड़ा था वो शाह आलम ने इनको मिला जो है और 26 लाख रुपए की जो है वो वार्षिक पेंशन देने की व्यवस्था की गई। ठीक है, बाद में जो है पहले तो ये मराठों के पेंशनर, एक बार मराठों के पेंशनर बनते हैं, एक बार अंग्रेजों के पेंशनर बनते हैं और अंधे शासक के रूप में अगर कोई जाना जाता है, अंधे मुगल शासक के रूप में कोई जाना जाता है तो शाह आलम द्वितीय रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो दयाराम गुडुमल, DK कर्वे, रमाबाई, महादेव गोविंद रनाडे। तो इसका सीधा सीधा हम ऑप्शन मारेंगे DK कर्वे जी को मारेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़, तो DK कर्वे या धोदू केशव कर्वे, इनको और नाम से भी जाना जाता था, अन्ना कर्वे, महर्षि कर्वे के नाम से भी जाना जाता था और 1916 में ये विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। 1893 में विधवा विवाह मंडली, 1895 में विधवा प्रतिबंध निवारक मंडली, 1895 में अहिंसा आश्रम, 1899 में पूना विधवा आश्रम, 1908 में निष्काम कर्मठ और 1944 में समता संघ की स्थापना इन्होंने की थी और 1955 में इनको पद्म विभूषण और 1958 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। चलिए बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू। तो इसका हम सीधा सीधा ऑप्शन मारेंगे BR अम्बेडकर जी को। ठीक है, 1930, 1931, 1932 प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अभी मैंने बताया था कि उन्होंने कहा कि इससे कोई लाभ नहीं होना है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भी गए थे। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है इसका बहिष्कार कर दिया गया और इस जो गोलमेज सम्मेलन की जो उद्घाटन किया था रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ था। तो ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है इसकी स्थापना हुई थी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय इसकी स्थापना हुई थी। 1911 में दिल्ली का दरबार भी लगा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।